इजाज़त देता से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए खिताब करना। बेयकीनी है, उदासी है, परेशानी है, यह है कश्मीर, यहाँ गम की फरावानी है। और ये मेरे पानी जो दुनिया के लिए सोना है, ये मेरा खून जो दुनिया के लिए पानी है। मेरे दरियाओं को जब कत्ल किया जाने लगा, बस उसी दिन से मेरे खून में तुग़यानी है। मेरे हमसाए, मेरे भाई, मेरे कातिल हैं। मेरे हमसाए, मेरे भाई, मेरे कातिल हैं। इनसे अब कोई तवक्कुल बड़ी नादानी है। और ए खुदा, ये है 1.25 लाख शहीदों का लहू। ए खुदा, ये है 1.25 लाख शहीदों का लहू। ए खुदा, ये मेरी कश्मीर की कुर्बानी है। वाजिबुल एहतराम, आज की इस खूबसूरत बज़्म के सदर नशीं मेरे मुरब्बी फारूक हुसैन साबिक साहब, सेक्रेटरी जनरल मोहतरम रमज़ान रहीम साहब, इस हाल में बैठे हुए वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बंजौसा को हमेशा अपना दूसरा घर समझा है और जब भी आप अहबाब से मुखातिब होने का मौका मिलता है तो एक एहसास ये मौजूद होता है कि मैं बड़े बाहिम्मत, बड़े नडर, बड़े दलेर और बड़े बाशऊर लोगों से मुखातिब हूँ। बंजौसा से पिछले 30-32 सालों से घर का सा रिश्ता है और बिला मुबालगा मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जिस पार्टी का तस्करा यहाँ हुआ, जिन दोस्तों का जिक्र हुआ, इस गुलशन की आबियारी में मोहतरम फारूक हुसैन साबिक साहब का बहुत कुछ शामिल है। उनका शऊर शामिल है, उनका दर्द शामिल है। बहुत कठिन, बहुत मुश्किल हालात में, और मैं अगर कहूँ कि बड़ी गुर्बत में, बड़े नामसाइद हालात में, वो पिछले 30-32 सालों से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान भर में अपने नजरियाती दोस्तों की नजरियाती प्यास बुझाने के लिए, उनमें खुद एतमादी पैदा करने के लिए, उनके मिजाजों की तरबियत करने के लिए फारूक साहब का एक बड़ा ग्राम कदर हिस्सा है। सच पूछे तो लोग बंजौसा को एक झील की वजह से जानते हैं, इसको एक पिकनिक पॉइंट की वजह से जानते हैं। और मैं तो वैसे भी, मुझे को पिकनिक का शौक भी नहीं होता और कहीं इस तरह की चीजें देखने का शौक नहीं होता। पता नहीं, शायद मिजाज की बात होती है। मैं बंजौसा को फारूक साबिक की वजह से जानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे वालिदैन ने, मेरी फैमिली ने हमें तालीम दिलाने के लिए, हमारी तरबियत के लिए जो अपना हिस्सा, अपने हिस्से का किरदार दिया, शायद उसके बाद भी, मेरे वालिदैन की तमाम तर कोशिशों, काविशों और ख्वाहिशों के बाद भी मैं इस काबिल न होता कि मैं इस तरह के स्टेज पे आप अहले इल्म से मुखातिब होता अगर इसमें फारूक हुसैन साबिक की एक तवील सब्र आजमा जद्दोजहद शामिल होगी। और मैं सच बताऊं, मैं बगैर किसी मुबालगे के बता रहा हूँ और दिल की गहराइयों से बता रहा हूँ कि मुझे किसी और दोस्त का नहीं पता। बहुत सारे दोस्त नेचुरली भी बहुत ग्रूम कर जाते हैं, शायद उनके हालात, पस मंजर भी ऐसा होता है, लेकिन मुझ नाचीज पे मेरे वालिदैन के बाद अगर इस जमीन पर किसी का सबसे बड़ा एहसान है तो फारूक साबिक का। इसलिए मैं आज उनके हल्का इंतखाब में एक प्रोग्राम से मुखातिब हूँ। मुझे फख्र है
कि पार्टी ने जब ये डिसीजन लिया पिछले 30 सालों की रियासत के बाद, जब ये फैसला किया कि हम अमली सियासत में जाएंगे, ये जुमला अगरचे मुनासिब नहीं, इसलिए कि हम पहले भी अमली सियासत में रहे, लेकिन उस अमल की नोयत जरा मुख्तलिफ रही है और इस अमल की नोयत जरा मुख्तलिफ है। लोग इलेक्शनरी पॉलिटिक्स ही को सियासत समझते हैं, इसलिए मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि जब हमने, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने, हमारी जनरल काउंसिल ने यह फैसला किया कि हम इस मुश्किल वक्त में, एक ऐसे वक्त में कि जब हमारी मुस्तकबिल दांव पे लग चुका है, ऐसे वक्त में हम पब्लिक के पास जाएंगे जहां हमें कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं अपनी आवाम से, तो उस वक्त भी सबसे ज्यादा ढारस बताने वाला आदमी, उस वक्त भी इंतहाई नामसाइद हालात में, सच पूछे तो जिस बंदे के पास शायद मुसलसल 4 दिनों के सफर का पेट्रोल भी मौजूद न हो, एक आसिफ बंदे ने हिम्मत बताई कि हमें मैदान अमल में जाना चाहिए और बेसरो सामानी के आलम में जाना चाहिए। हम कौन सा अपनी जात के लिए जा रहे हैं? हम अपने मफाद के लिए जा रहे हैं? हम अपनी किसी एडजस्टमेंट के लिए जा रहे हैं? हम कहीं उब्बेजा और उब्बे माल के मर्ज में मुब्तला हैं? ऐसा कोई मामला नहीं है। लिहाजा हमें इस वक्त मैदान में जाके लोगों को खुले बंधु एड्रेस करना चाहिए कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। इसलिए हरियाणा बच्चों साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आपके हल्का इंतखाब में इलेक्शन लड़ने वाले लोग और आजाद कश्मीर भर में इलेक्शन लड़ने वाले लोग, उनसे हमारा कोई पर्सनल क्लैश नहीं है, उनसे हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हम किसी के वोट तोड़ने के लिए और किसी के वोट बढ़ाने के लिए इलेक्शन में नहीं आए। हम किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए इलेक्शन में नहीं आए। हम एक मकसद लेके जिसपे बात हुई और मैं भी बात करूंगा, और बहुत खूबसूरत बात की रशीद साहब ने कि यहाँ मुख्तलिफ पार्टीज के लोग बैठे हैं, और ये बहुत खूबसूरत, मैं कहता हूं कि एक इजाफा है आपके इस पॉलिटिकल कल्चर में। फारूक साबिर ने अपनी शख्सियत का यहाँ भी लोहा मनवाया है। बेशक पोलिंग स्टेशन पे जाके, बूथ के अंदर जाके किसी ने क्या फैसला करना है वो बात की बात है, लेकिन एक बात आज आपने साबित की है कि हम हर सियासी रहनुमा की बात सुनेंगे, उस पर गौर फिक्र करेंगे, जरूरी नहीं कि उस पर अमल करेंगे। मैं भी कहता हूँ मौलाना जरीफ साहब की बात को सेकंड करते हुए कि बिल्कुल किसी पे जबर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किसी पे सख्ती नहीं की जाएगी, और बिल्कुल किसी की मिन्नत भी नहीं की जाएगी। हालांकि मिन्नत भी एक तरीका है, ना नाराजगी का इजहार किया जाएगा। ऐसा कोई सियासी हथकंडा जो आम लोग, पॉलिटिकल लोग वोट हटाने के लिए इख्तियार करते हैं, उसमें से कोई हथकंडा इख्तियार नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक पैगाम हमारे पास, सिर्फ एक मैसेज है हमारे पास। हम अपना दर्द दिल शेयर करते हैं आपसे। हमारे साथ आज तक जो हुआ, हमारे साथ इसके बाद जो होने जा रहा है, हम वो शेयर करने आए हैं आपसे। हम ये कहना चाहते हैं कि 74 साल से यहाँ एक असेंबली कायम है, यहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम कायम है, यहाँ क्यादत की एक बहुत बड़ी सफ मौजूद है। बड़े लोग इससे पहले फोत हो गए जिन्होंने यहाँ सियासत की है, उनकी औलादें यहाँ सियासत कर रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस 4000 मुरब्बा मील के टुकड़े पे कितनी तब्दीली आई है, ये कितना बदल सका है, और बदलने का क्या मतलब है? बदलने का ये मतलब कतई नहीं है कि यहाँ कुछ लोग एजुकेटेड ज्यादा हो गए, कुछ लोगों के पास डिग्रियां ज्यादा आ गई हैं, ये मतलब नहीं है। बदलने का ये मतलब नहीं है कि कुछ रास्ते पुख्ता हो गए, कुछ रोडें और मजीद बन गई हैं, इसको बदलाव नहीं कहते। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस धरती से मैं और आप वाबस्ता हैं, जिस धरती पे हमारे कदम मौजूद हैं, जहां आप खड़े हैं, आज मुफ्ती साहब जुमे के इज्तिमा में बात कर रहे थे, मेरे आंसू निकल गए। छोड़िए सियासत को, मैं जनरल बात करता हूं। वो कह रहे थे दुनिया में कौन, पूरी दुनिया आज पूरे ग्लोब में जाके देखें, इस खित्ते का कोई साइंटिस्ट मिलेगा आपको, कोई इंजीनियर मिलेगा आपको, कोई डॉक्टर मिलेगा आपको, कोई स्कॉलर मिलेगा आपको? ये मुफ्ती साहब के अल्फाज थे। तो जवाब ये था कि नहीं मिलेगा। हालांकि ये इस खित्ते की ज़हीन तरीन कौम है, ये इस साउथ एशिया में सबसे ज़हीन कौम है, जिसकी जहानत
माजी में भी मानी गई और बड़े बड़े लोगों ने हिंदुस्तान को लीड किया। इस सरजमीन के लोगों ने, यहाँ के फातिहीन पे साउथ एशिया के लोगों ने फख्र किया, यहाँ के अहले इल्म पे, यहाँ के अदीबों पे, यहाँ के शायरों पे, यहाँ के हुनरमंदों पे, इस पूरे साउथ एशियन रीजन के लोगों ने फख्र किया है। गर फिरदौस बर रूए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, हमारे बारे में कहा गया था कि इस सरजमीन पर अगर कोई टुकड़ा जन्नत का ला सकता है तो वो रियासत जम्मू कश्मीर है। हमारे बारे में कहा गया था कि ये ईरान सगीर है। हमारे बारे में कहा गया था कि ये खिता एशिया की अंगूठी का नगीना है। इस खिते के एक बहुत बड़े साइंसदान ने आज से 3 सदियों पहले कहा था कि जब तक कीमिया का इल्म मौजूद है और मैं मौजूद हूं, कोई नेचुरल बीमारी से डेथ नहीं होगी। इस खिते ने बड़े उलूल अज़्म लोग पैदा किए। आज ये खिता क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आज इस खिते के लोग दुनिया के कोने कोने में अपनी मेहनत भेज रहे हैं। आज अरब की सरजमीन पर मैं क्या मुसफ़ा में, मुझे ऐसा लगा ये बंजूसा बैठा हुआ, ये नकामजार बैठा हुआ, इतने पहाड़ी बोलने वाले लोग मौजूद थे। इधर जाए उधर जाए अपनी ज़ुबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं। आज अरब के तपते सहराओं में, यूरोप की यकपरता सर्दियों में आजाद कश्मीर के 4000 मरबा मील के लोग चप्पे चप्पे के आपको मिलेंगे। और क्या कर रहे होंगे? मशीनें चला रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? ड्राइवरी कर रहे होंगे, कंडक्टर होंगे, पेट्रोल पंप पे नोजल उठा के पेट्रोल डाल रहे होंगे, फैक्ट्री में चपरासी होंगे, ऑफिस बॉय होंगे। ये तरक्की की हमने, ये दिया हमने 74 साल के बाद। जिस खित्ते का इतना बड़ा नाम था, उस खित्ते के लोग आज पाकिस्तान में जाए, आप पंजाब का कोई होटल नहीं जहां आजाद कश्मीर का बंदा वेटर हो, साइकिल के पंक्चर लगाने वाला आजाद कश्मीर का शहरी, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आजाद कश्मीर का शहरी। हुआ क्या? क्या ये सरजमीन बाज है? क्या इस खित्ते में वसाइल नहीं है? क्या यहां रोजगार नहीं है? यहां रोजगार के वसाइल नहीं हो सकते? सबसे बड़ी जरूरत यह थी कि आजाद कश्मीर के 4000 मरबा मील की क्यादत यहाँ के लोगों के वसाइल रोजगार का बंदोबस्त करती। सबसे बड़ी ड्यूटी उसकी, सबसे पहली जिम्मेदारी ये थी। लेकिन यहां रोजगार नहीं है। और अजीब बात है, कहा यह जाता है कि अगर पाकिस्तान में वो तो खाएंगे कहां से, और मजहब के बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। कहा जाता है कि खुदा बंदे की पैदाइश से पहले उस सरजमीन पे वसाइल पैदा कर लेता है। तो क्या रियासत जम्मू कश्मीर का कोई खुदा नहीं है? क्या हमारे खुदा ने हमें पैदा करने से पहले इस सरजमीन पर वसाइल नहीं पैदा किए? फिर उन वसाइल से हम महरूम क्यों हैं? उन वसाइल के दरवाजे हमारे लिए बंद क्यों हैं? 50-55 असेंबली मेंबरान के बच्चों के लिए सारे दरवाजे क्यों खुले? कोई मेंबर असेंबली आजाद कश्मीर का, क्या उसके हमको रोजगार का मसला है? आजाद कश्मीर के किसी मेंबर असेंबली की फैमिली का कोई मेंबर आजाद कश्मीर में इलाज करवाता है? आजाद कश्मीर में तालीम हासिल करता है? आजाद कश्मीर की रोडों में सफर करता है? उनके तो बारे में आए हैं। उन्होंने 4.5 साल के बाद आपके पास आना है। नजदीक इलेक्शन हो तो ये फाका ज्यादा लोग लगते हैं हमें, उन्हें चांद तारों से भी प्यारे। उस वक्त सारे चांद तारे बन जाते हैं। उस वक्त सारे बीमारों की बीमार कुर्सियां की जाती है। 5-5 साल पहले मरने वालों के बीच जाके जनाब इजारत ताजीर किए जाते हैं। अब वोट बिकता है, अब वोट कास्ट नहीं होता। जिस अमानत की बात मोदी जरीफ कर रहे थे, क्या अमानत बेचता है आदमी? वोट की कीमत लगती है, ठेके पे वोट बिकता है, और आखिरी रातों में नकद भी वोट बिकता है। आजाद कश्मीर का ये बेआईनी खिता, यहां कोई कानून मौजूद नहीं है, यहां कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, ये कानून साज असेंबली का इलेक्शन है, फारूक साबिर कानून साज असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मुझे बताइए, आजाद कश्मीर में कभी कानून साजी पे कोई बहस सुनी आपने?
कभी आजाद कश्मीर में कानून साजी में बात सुनी है? क्या है ये? इस असेंबली में जाने वाले लोगों की अहलियत क्या है, मयार क्या है? उनको पता भी है जो गिवन निजाम है जो इस वक्त मौजूद है उसमें भी इनके पास कुछ इख्तियारात है, वो ये इख्तियारात अक्सर जाहिर नहीं कर सकते। आजाद कश्मीर में रोजगार नहीं है, आजाद कश्मीर में सेहत की सहूलतें नहीं है। पेट का दर्द हो जाए, सर का दर्द हो जाए, पैराडोल के ऊपर से गोली यहाँ नहीं मिलती, उसके लिए पिंडी का रेफर शीट मिलती है। तमाम तालीम प्राइवेटाइज हो गई है। लोग प्राइवेट तालीमी इदारों में घिसी पिटी तालीम, जो तालीम दर हकीकत जायज बनाती है, अगर नाराज होइए तो उससे लोग आज तालीम खरीदने में मजबूर है। ले दे के किस पे इलेक्शन होता है असेंबली का? आधा किलोमीटर रोड की कटिंग, उसकी सोलिंग, उसकी पुख्ती, उसकी रिपेयरिंग, इसमें 25-30 साल गुजर जाते हैं। कोई एक आध कोई अपॉइंटमेंट किसी महकमे में, कहीं को तबादला, कहीं कोई थाने में सिफारिश, कहीं कोर्ट में सिफारिश। मुझे बताइए, आजाद कश्मीर में जितने किसी रियासत में स्ट्रक्चर के इदारे मौजूद होते हैं, क्या वो सारे इदारे आजाद कश्मीर में मौजूद है कि नहीं है? क्या लोकल गवर्नमेंट का महकमा, शहरात का महकमा, सेहत का महकमा, तालीम का महकमा वगैरह वगैरह सारे महकमे यहां मौजूद है? कोई महकमा फंक्शनल हालत में आपको दिखता है? वो सारे महकमे हमारे एमएलए के पीछे लगे होते हैं और एमएलए उनको चला रहा होता है। एमएलए के सिफारशी इदारे अड्डे बने हुए होते हैं। यूरोप में अगर कोई किसी पे ज्यादती कर ले तो यूरोप में एक आम आदमी खड़ा होकर कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। और हमारे यहां जब कोई किसी के साथ ज्यादती करता है, कहता है कि हम किधर इतना पूछेंगे? क्यों? हम जंगल में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं। इतना बेगानगी, यानी क्यादत की अपनी पब्लिक से इतनी बेगानगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, बता हैरान हो जाता है। और फिर हम बड़ी लजाजत से बहुत गिर के किसी के सामने अगर कोई मुतालबा करते भी है और वो पूरा करता भी है तो हमारी जुबान से शुक्रिया के अल्फाज खत्म नहीं होते, जुबान खुश्क हो जाती है। ऐसे लगता है ये बाप के घर से लाके दे रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया में ये जो छोटे छोटे आपके बल्दियाती लेवल के काम है, ये सारे काम आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स अदा करते हैं। उस टैक्स के रिटर्न में ये आपका वो बुनियादी हक है जो शहरी और रियासत का होता है, इसका वोट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वोट कौमी अमानत होती है, वोट कौमी फैसलों के लिए दिया जाता है, वोट कौम की दाखिला और खारजा पॉलिसी के लिए दिया जाता है, वोट मुल्क में वसाइल रोजगार बढ़ाने के लिए दिया जाता है, वोट तो बड़े ऊंचे कामों के लिए दिया जाता है। जिन कामों के लिए हम वोट दे रहे हैं ये वोट के काबिल नहीं होते काम। आजाद कश्मीर में 30 साल से बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए गए। क्यों? इसलिए कि मेंबराने असेंबली बल्दियात का काम कर रहे हैं। बल्दियात के ऊपर के लेवल का इनका तस्वुर ही नहीं है, इनका लेवल ही नहीं है, ये सोच ही नहीं सकते उस पर। वो मेरे हल्के के वो डॉक्टर साहब है, वो एमबीबीएस डॉक्टर है, उनको वजीर खजाना बनाया हुआ। तो मैं कहता हूं वजीर खजाना, एमबीबीएस डॉक्टर, मसला क्या है? फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान से बैठे हुआ वजीर खजाना ने करना कुछ नहीं होगा, साइड अथॉरिटी है, उसने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, उसने कोई काम नहीं करना है। 4000 मुरब्बा मील का टुकड़ा जिसपे 53 एक जिला गुजरांवाले जितने आबादी से भी कम है, जिला गुजरांवाले की आबादी से कम आबादी आजाद कश्मीर की। 53 असेंबली मेंबरान है, 10 डिप्टी कमिश्नर है, 3 कमिश्नर है, 1 आईजी है, 3 डीआईजी है और फिर नीचे तक महकमों की पूरी फौज है। आबादी सिर्फ जिला गुजरांवाले जिसको 1 डिप्टी कमिश्नर चला रहा है। क्यों? इसलिए कि हमारे प्यारे बड़े भाई पाकिस्तान ने यहां चंद खानदानों के लिए एक अय्याशी काटा बनाया है, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्या आप बैठे वहां, आप अपनी औलादों की मुस्तकबिल बनाए और ये आम हमारी पब्लिक बेचारी इसको 4-5 साल में ठगने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं कहता हूं, मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ी खूबसूरत बात की शीशा आपने कि नजरियात अपने अपने, पार्टियां अपनी अपनी, ये बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन मैं ऐसे ही करता हूं
कि इस पे जरूर रिविजिट कीजिएगा, खुदा के लिए आप सब दोस्तों से कह रहा हूं, आम लोगों से कह रहा हूं, जो बाहर को सुन रहा हूं, उनसे कह रहा हूं कि क्या नजरियाती बुनियादों पे की जाने वाली सियासत का जनाजा नहीं पढ़ लिया गया? क्या अब सियासत दौलत की बुनियाद पर, मनसब की बुनियाद पर, ओहदे की बुनियाद पर नहीं होती? क्या हमारी फील्ड में नजरियाती सियासत की तरह खत्म नहीं कर दी गई? फारूक साबिर साहब की एक जिम्मेदारी ये है कि जिस सियासत की नमाज़े जनाजा पढ़ी गई है उस सियासत का रिवाइवल किया जाए। और बिल्कुल ठीक बात है, उसका नजरियाती कैसे हो, लोगों के घर घर में जाया जाए, लोगों को जाके छोटी छोटी लालटें दी जाए, लोगों को जाके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में उनके जमीन का सौदा न लगाया जाए। आप अपना इंतखाबी मंशूर दीजिए, पब्लिक को इंतखाबी मंशूर पे लाइए, लोगों को कहिए इस पे डिबेट करें। और मैं तो कहता हूँ फारूक साहब, आपने खूबसूरत माहौल बनाया आज सारे दोस्तों को बुला के। मैं तो अपने हल्के में ये चैलेंज कर चुका हूँ, बल्कि दुहाई दे चुका हूँ, मिन्नत कर चुका हूँ, जितने बड़े नाम के हो वो मेरे साथ बैठे स्टेज पर, कोई तकलीफ नहीं होगी। लोग सवाल करें आप असेंबली के लिए इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, मैं भी जवाब दूंगा, वो भी जवाब दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फिर दूसरी बात ये, मैं आपसे ये बात इसी मन में आखिरी बात कर रहा हूं, मैं आखिरी बात इसी मन में कह के मैं दूसरी बात आपसे शेयर करके इजाजत चाहूंगा। आजाद कश्मीर का कोई इंस्टीट्यूशन अपनी असल हालत में नहीं रहा है। तमाम इंस्टीट्यूशन सिफारिश के और रिश्वत के अड्डे बने हुए हैं और एमएलए की पॉकेट्स बनी हुई है। इसके खिलाफ जिहाद कौन करेगा, मुझे बताएं। एक काम जो डीओ ने करना है, एक काम जो एसपी ने करना है, एक काम जो एसएचओ ने करना है, वो इस पब्लिक का डीओ है, वो इस पब्लिक का एसएचओ है, वो इस पब्लिक का एसपी है। लेकिन एक तरफ पूरी पब्लिक लाएगी, दूसरी तरफ सिटिंग एमएलए बात करेगा, वो सिटिंग एमएलए की बात सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्या मेरे टैक्स से उसकी तनख्वाह नहीं जाती? क्या उसके घर को मैं नहीं पाल रहा? क्या वो मेरा सर्वेंट नहीं है? एक आम आदमी में शऊर पैदा करना, ये बुनियादी जिम्मेदारी है हमारी दोस्तों, जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आज से 74 साल पहले, मैं उस पर भी कोई लंबी बात नहीं करूंगा, आज से 74 साल पहले इस आजाद कश्मीर की नाम निहाद असेंबली का एक इजलास बनाया गया था कि ये बेस कैंप होगा रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आजादी का। 74 साल गुजरने के बाद इंडिया ने जब उस तरफ कब्जा ताम कर लिया तो इस तरफ इंतजामी पॉलिसी की तरफ जा रहा है पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की क़यादत। इस वक्त तक पार्टियों के टिकट अनाउंस नहीं हो रहे, ले दे हो रही है, लो दो हो रही है और चीजें तय हो रही है। आजाद कश्मीर का सीनियर सिटिंग मिनिस्टर ये बात कह चुका है पिछले 15 दिन 20 दिन पहले कि आजाद कश्मीर को पाकिस्तान में जब्त करने की पॉलिसी बन रही है और हम मजबूर हो गए, क्या करें, बेबस से हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा। आजाद कश्मीर में नई सरपंच हो रही है। मेरी ये बात रिकॉर्ड में रखिएगा। छोड़िए दोस्तों इलेक्शन को, छोड़िए सियासत को, मैं दिल की बात करता हूं आपसे, मेरी बात रिकॉर्ड में रखिएगा। आजाद कश्मीर की असेंबली में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये आजाद कश्मीर का आखिरी इलेक्शन है, ये इस पोजीशन में किया जाने वाला आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद आजाद कश्मीर का स्टेटस चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में बैठे हुए लोग ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि उस तरफ हिंदुस्तान का कब्जा मुकम्मल है, हम उससे डिसएग्री नहीं करते। ये दस्तबरदार हो गए रियासत जम्मू कश्मीर से। मैं कहता हूं कल ये आजाद कश्मीर दस्तबरदार हो गए। आज की बात क्यों नहीं करते हो? कल आने वाले की बात छोड़ो ना। आज मैं आपको कहता हूं कि ये मकबूजा कश्मीर से दस्तबरदार हो गए, अमरों ने इन्होंने सबूत दे दिया है, बातचीत फाइनल हो गई है। मुझे बताएं कि इस दस्तबरदारी की सजा नहीं देनी आपने उनको? वो फारूक साहब गरीब आदमी है, शायद आपके वोट के काबिल नहीं होगा। किसको वोट दोगे मुझे बताओ? कश्मीर फरोश को वोट दोगे? वतन फरोश को वोट दोगे? किसको किसको अपना लीडर बनाओगे? जिसने 1.25 लाख से 1.5 लाख इंसान शहीद हुए यहां इस रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आजादी के लिए। हमारे लाखों लोग यहाँ से उम्मीदें लेके कब्रिस्तानों में चले गए। आज लोग अपनी जेबें काट के इस फौज को पाल रहे हैं। इस बात के लिए
कि ये उस तरह के कश्मीर को आजाद करवाएगी, और ये दस्तबरदार हो चुके हैं उससे। आजाद कश्मीर की असेंबली अब तक कोई ऐसा मसौदा कानून सामने नहीं ला सकी जिसकी वजह से ये अपने बेस कैंप की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके और उस तरह की आवाज बनकर जा सके। मुझे बताओ, इनका वोट हक पड़ता है? आप कश्मीर कैसे इजाजत देगा इस बात की? मैं कहता हूं कल फारूक साबित नाकाम हो जाएगा। जब नाकाम होगा इससे बड़े इस्तेमाल में आके माफी मांगेगा, कहीं वो नहीं कर सका, लेकिन आज वो जिद्दोजहद कर रहा है। आज वो आवाज दे रहा है आपको कि वतन फरोशों को वोट न दें। मेरे हमसाए, मेरे भाई, मेरे कातिल हैं, इनसे आप कोई नहीं ना कह चुका है, आपको पता है, ऑडियर कह चुका है ये बात कि अब जो आदमी मकबूजा कश्मीर की तरफ जाएगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। पाकिस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ ये बात कह चुका है, हम कश्मीर के लिए जंग नहीं लड़ेंगे। बाबा तुम्हारे बड़े नहीं तो कहा था कि 1000 साल के लिए जंग लड़ेंगे। आज जब ये इनकार कर चुके हैं, उसके बाद क्या इनको जवाब देना जरूरी नहीं है? हमने पुंछ डिवीजन से 3 उम्मीदवार दिए। हमने किसी बड़ी लंबी चौड़ी सियासत की मांगे नहीं की आपसे। हमने कहा पुंछ डिवीजन को रेजिस्टेंस का मरकज करार दिया जाता है, पुंछ डिवीजन को मज़ाहमत कानून का मरकज करार दिया जाता है। हम पुंछ डिवीजन के लोगों की गैरत, उनकी हमीयत, उसका इम्तिहान में खुदा की कसम फारूक साबिर को वोट न मिला। फारूक साबिर का मसला नहीं है, ये नाकाम नहीं होगा, ये कौन नाकाम होगी, ये लोग नाकाम होंगे, आपकी मज़ाहमती तहरीक नाकाम होगी, आपकी मज़ाहमती तारीख जो है वो मिट जाएगी, इसलिए कि आपको मज़ाहमतकार मौजूद नहीं है। अब सारे मफाहमत करने वाले लोग मौजूद हैं। उसी मफाहमत में तो अभी 45-50 दिन रह गए इलेक्शन को। उसी मफाहमत का जनाजा है कि अभी तक पार्टियां अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं कर सकती, फैसले नहीं हो रहे, और अननेचुरल किस्म के अलायंसेस, अननेचुरल किस्म के इत्तेहाद बनने जा रहे हैं। वजह यह है कि इनका बिजनेस है। आपसे गुजारिश है कि इनका बिजनेस बंद कीजिए। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, हमने रियासत जम्मू कश्मीर के इस कौमी मसले का एक पायदार अपने इंतखाबी मंशूर में दिया। दोस्तों, खुदारा हमारा इंतखाबी मंशूर पढ़ते वक्त ये मत सोचिएगा कि 1 रुपए का कागज का टुकड़ा है। इसके इस पे लिखे हुए लाल रंग के हुरूफ को हमारे खून का रंग दीजिएगा। यह हमने अपने खून से लिखा है, पसीने से भी नहीं लिखा है। हमारा ये कहना यह है कि आजाद कश्मीर को 74 सालों से ये कह के ठगा गया है कि ये बेस कैंप है। इसको हकीकी मानों में बेस कैंप बनाने का तरीकाकार यह है कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर यहाँ एक प्राइम सार असेंबली बनाई जाए, हमारे वसाइल पे हमें इख्तियार दिया जाए, हमारे सियासी फैसले हमें करने का हक दिया जाए, हमारे माशी फैसले हमें करने का हक दिया जाए। आप हमें छोड़ दीजिए, हम अपनी लड़ाई दुनिया में खुद लड़ेंगे। क्या ये गलत बात है? क्या ये नाजायज बात है? हम कहना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान खड़ा हो गए, थक गया है। 74 साल हो गए पाकिस्तान को हमारे लिए खड़े हुए। हम कहते हैं बैठ जाओ यार, लेट जाओ, आराम करो, हमें इख्तियार दो, हमें इख्तियार दो। खुदा की कसम करके कहता हूं, इस 74 साल में हमारी गुलामी ने हमारी नस्ल निकाल दी है। इसके बावजूद आज भी इस कौम में इतने बासलियत लोग मौजूद हैं। इस अथाह गहराइयों की गुलामी में भी हमारे लोगों में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो आज भी अपना बैनुल-अक़वामी दुनिया में अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। सारे मसूद खान नहीं है, सारे फारूक कदर नहीं है, सारे अकील खान नहीं है, सारे जो है वो किसी के दर पे दस्तक देने वाले नहीं है। मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ, आज भी आजाद कश्मीर के आम आदमी पे एतबार करके देखें। आजाद कश्मीर का आम आदमी अपने हक की लड़ाई, अपने हक आजादी की लड़ाई दुनिया भर में लड़ने की सलाहियत रखता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आम आदमी के साथ खड़ा हो, आम आदमी वडेरों के साथ खड़ा ना हो, सरमायादारों के साथ खड़ा ना हो, बड़े टकरों के साथ खड़ा ना हो। मैं कहता हूं अगर आप गरीब है, मैं तो एक ही फार्मूला डिस्कस किया करता हूं अपने दोस्तों से, अगर आप गरीब है तो गरीब को वोट दे, अगर अमीर है तो अमीर को वोट दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कितने अमीर है कितने गरीब है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, ये मेरे सियासी जज्बात नहीं है, खुदा की कसम ये मेरे रियल जज्बात है। मैं ये कहता हूं, मेरी ये बातें नोट रखिएगा। जब 2 साल 3 साल के बाद आप सब कुछ याद बैठेंगे, मेरी तकरीर को तावीज बना के अपने गले में लटकाइएगा, कहिएगा उस वक्त अमल कर लेता तो क्या होता। मैं कहता हूं आज वक्त है, बाज औकात वक्त पे ना किए जाने वाले फैसले गुलामी की रातों को इतना तवील कर देते हैं कि फिर वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसलिए आपके पास वक्त है,
हम कलाशनिकोव हटा दी जद्दोजहद की बात नहीं करते, हम राइफल बंदों की जद्दोजहद की बात नहीं करते। हम आपकी राय से एक नई मज़ामती तहरीक को जन्म देना चाहते हैं। हम पुंछ डिवीजन से उस मज़ामती तहरीक का आगाज करना चाहते हैं जिसके लिए हम इस इलेक्शन में बतौर रेफरेंडम जा रहे हैं। और याद रखिए, ये आपका इम्तिहान है, ये मेरा इम्तिहान नहीं है।